हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे भैया अभिक्रिया की रस समीकरण मिति की, है ना, कि रिएक्शन की स्टोइकोमेट्रिक क्या होती है, उससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने जो पॉइंट स्टार्ट किया था वो था भैया परसेंटेज प्योरिटी का, परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे, हिंदी में बोले तो प्रतिशत शुद्धता। ठीक है, ये टॉपिक भैया हम बात कर रहे थे, प्रतिशत शुद्धता की बात हम पिछली क्लास में कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था। और मैंने आपको यहां पर ये बताया था कि कोई रिएक्शन जो होती है इसमें ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान ये बात रखनी है कि किसी रिएक्शन में केवल और केवल रिएक्टेंट का उतना ही पार्ट काम में आता है जो कि शुद्ध अवस्था में होता है। या किसी रिएक्शन, मान लो हमारे पास कोई सैंपल है किसी भी चीज का, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक सैंपल है, जैसे पिछली क्लास में हमने कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल की बात करी थी कि 100 ग्राम का सैंपल है। अब हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो Ca और क्या बनता है, साथ में CO2, दो चीजें बनती है। 100 ग्राम का सैंपल है और 100 ग्राम में काम की चीज 10 ग्राम है। मान लो 100 ग्राम में 90 ग्राम कोई दूसरी चीज है, कचरा है, और केवल 10 ग्राम ही अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा वो केवल किससे बनेगा जी, वो केवल कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनेगा। ये बातें हमने लास्ट क्लास तक कर ली थी। तो प्रतिशत शुद्धता निकालने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, तो भैया ये तरीका अपने पास प्रतिशत शुद्धता है ना, ये निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है। नीचे तो हमारे पास क्या आता है जी, नीचे तो आता है नमूने का कुल भार। ये तो हमारे पास नीचे आता है कि भाई नमूने का कुल भार जो है ना, उसमें से क्रियाकारक का वास्तविक भार कितना है, ये क्रियाकारक का वास्तविक भार, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, गुणा कर दो भैया कितने से, 100 से। ये एक कंडीशन है, ये परसेंटेज प्योरिटी की कंडीशन। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले में आप देखो ध्यान से, टोटल कितनी चीजें हैं जी, 3 चीजें। 3 में कौन कौन सी, एक तो प्रतिशत शुद्धता, एक नमूने का भार, एक क्रियाकारक का वास्तविक भार। 3 में से भैया कोई भी 2 चीजें आपके पास होगी, और तीसरी चीज जो कि अननोन है वो आपको पूछ सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था कि जिसमें परसेंटेज प्योरिटी आपको दी हुई थी और आपको जो प्रोडक्ट का मास वहां पर पूछा था। अब यहां से और कितने तरीके से क्वेश्चन सवाल आ सकते हैं, एक क्वेश्चन में और लेता हूं, देखिएगा जरा कि भैया यदि Al2O3 के एक 200 ग्राम के नमूने के विघटन से एसटीपी पर 1.12 लीटर O2 गैस प्राप्त होती है, तो नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिए। भैया जी ये हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन है। अब आपको यहां पर क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा कि आपको यहां पर परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। अब लेकिन यार परसेंटेज प्योरिटी बताने के लिए हमारे पास 2 चीजों और का, मतलब इन दोनों चीजों का होना जरूरी है। एक तो क्रियाकारक का वास्तविक भार, और दूसरी चीज क्या है भैया, नमूने का कुल भार। ये 2 चीजें होनी चाहिए। तो आप देखो इसमें 200 ग्राम का एक सैंपल आपको दे रखा है, कहने का मतलब नमूने का कुल भार तो दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए, क्रियाकारक का वास्तविक भार चाहिए। तो आप पहले रिएक्शन तो लिखो, क्योंकि भैया स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड सवाल है तो रिएक्शन तो आनी चाहिए। Al2O3 इसको गर्म करो, तो गर्म करूंगा तो भैया एक तो Al आएगा और साथ में क्या आएगा, O2 आएगा। O2 गैस है, एल्यूमिनियम क्या है जी, सॉलिड है। तो रिएक्शन जो है बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ 2 लगा देता हूँ, यहाँ 4 लगा देता हूँ, और यहाँ पर जो कितना लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ। चेक करो जरा रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। अब देखिएगा जरा कि भाई आपको ये बोल रहा है कि क्या गिवन है। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन देखना, गिवन क्या है। गिवन है भैया जी इसका 1.12 लीटर। अब वही बात, कुछ भी दिया गया है चाहे कुछ भी पूछा है, सबसे पहले जो चीज अगर मोल में नहीं है, कोई भी चीज अगर मोल में नहीं है, तो आपका काम, मेरा काम, सबसे पहला काम यही होगा, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे जी, मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं। दिया गया एसटीपी पर आयतन, डिवाइड कर दो इसको कितने से जी, 22.4 से। तो ये जो है वो हमारे पास के मोल आ गए कितने, 1/20, है ना। ये हो गया। अब देखो कि भाई मुझे क्रियाकारक का वास्तविक भार चाहिए, यानी मुझे ये चाहिए कि इस सैंपल में Al2O3 का वास्तव में कितना भार होगा। तो आप ये ज्ञात कर लो ना कि मुझे
O2 के 1/20 मोल बनाने के लिए Al2O3 के कितने मोल चाहिए, तो कम से कम उतने मोल तो सैंपल में हो गए होंगे। तो वो रिलेशन जो मैंने आपको बताया था NaL2O3 कि Al2O3 के रिएक्टिंग मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 2, दूसरी तरफ भैया O2 के प्राप्त मोल डिवाइड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है जी 3, है ना। तो O2 के कितने मोल बनाने हैं, मुझे तो 1/20 मोल बनाने हैं। तो अगर O2 का 1/20 मोल यहां रखूंगा तो Al2O3 के मोल कितने निकल के आएंगे भैया 1/20 गुणा 3 और इधर से जो कितना चला जाएगा 2, तो इसके मोल आए जी कितने 1/30 मोल आ गए। कहने का मतलब वो जो भी जितना भी आपको मिक्सचर दे रखा है ना, जितना भी मिक्सचर दे रखा है उस मिक्सचर में Al2O3 का अगर मेरे पास 1/30 मोल होगा तब जाके O2 का 1/20 मोल बनेगा, तब जाके STP पर O2 का 1.12 लीटर बनेगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। तो ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब देखना जरा कि भाई आपको तो परसेंटेज प्योरिटी पूछिए, तो उस Al2O3 के नमूने में मैं काम करता हूं Al2O3 का भार निकाल लेता हूं। तो Al2O3 का भार, तो भैया 1/30 मोल आए, मोल गुणा इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो भैया इसका अणुभार कितना आता है, हमने देखा था कितना 102 होता है मेरे ख्याल से। तो 102 इसका अणुभार आ गया, कहने का मतलब 102/30। ये हमारे पास इतना ग्राम सैंपल में क्या होगा, सैंपल में इतना ग्राम Al2O3 का होगा। क्लियर है बात, चलो जी, है ना। अब मुझे तो प्रतिशत शुद्धता बतानी है नमूने की। तो प्रतिशत शुद्धता निकालने का तरीका, नमूने में Al2O3 का वास्तविक भार 102/30, नमूने का कुल भार कितना है जी 200 है, और गुणा कर दो इसको कितने से 100 से। ये कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये बिल्कुल 51 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो भैया ये हमारे पास आ जाएगा कितना 5.1 डिवाइड बाय कितना 3, और जो है वो सॉल्व कर लो इसको। यही जो है वो परसेंटेज प्योरिटी है अपने पास, सिंपल सा काम है, ठीक है ना। एग्जैक्टली जो कितनी बार कैंसिल होता है 51, तो 1.7 बार जो है वो कितनी बार जाएगा 1.7% आ जाएगा ना, 1.7%, खत्म बात, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे भैया जी, किसी भी परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करोगे। और देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन और किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा आसान सा काम है भैया, इसमें कुछ ज्यादा आपको सोचना विचारना नहीं है, ठीक है। देखना कि जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। NH3 के एक नमूने के या एक, या आपको दे दिया भैया 20% शुद्ध नमूने के विघटन से STP पर, ठीक है, ये आपको दे दिया 5.6 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, तो नमूने का कुल भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक और सवाल है, सिंपल सा काम है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते आए हैं। इस बार देखो मैंने कहा ना कि हमारे पास इस फॉर्मूले में टोटल चीज़ें कितनी हैं, 3 चीज़ें हैं। 3 में से जो कोई भी 2 चीज़ें आपके पास होगी, तीसरी चीज़ आपको पूछेगा। इस बार नमूने का कुल भार पूछा है, आपको शुद्धता दे रखी है, क्रियाकारक का वास्तविक भार डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे कि अभी इस सवाल में हमने किया था। तो पहले तो NH3 का जो है वो विघटन हम करवाते हैं। तो भैया NH3 का विघटन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, 2NH3 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 3H2 गैस प्लस N2 गैस। इस तरीके से NH3 का हम विघटन करवाएंगे। क्या चीज़ गिवन है, तो वो देखो जरा कि क्या दिया गया है। आपको दिया गया क्या है भैया, इसका 5.6 लीटर आपको दिया गया है। एक काम करता हूं मैं इसके मोल निकाल लेता हूं। वही बात कि हम तो कोई भी बात करते हैं तो वो मोल से ही करते हैं। तो मुझे हाइड्रोजन के कितने मोल प्राप्त करने हैं जी, 1/4 मोल प्राप्त करने हैं। मैं ये चेक कर लेता हूं हाइड्रोजन का 1/4 मोल बनाने के लिए अमोनिया का जो है वो कितना मोल हमें चाहिए। तो इसका 1/4 मोल बनाने के लिए मुझे इसका मोल चाहिए, देखो NNH3 डिवाइड बाय कितना 2, NH2 डिवाइड बाय कितना 3, कि अमोनिया के रिएक्टिंग मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक बराबर हाइड्रोजन के प्राप्त मोल बटा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 3। तो अमोनिया के रिएक्टिंग मोल मुझे निकालने हैं कि कितने मोल से, मुझे इसके बनाने कितने हैं जी 1/4 बनाने गुणा 3 और ये 2, तो इसके आ गए 1/6। कहने का मतलब सैंपल में, उस नमूने में
NH3 के मोल कम से कम कितने होने चाहिए, 1/6 मोल होने चाहिए। अगर नमूने में NH3 के 1/6 मोल होंगे तब जाके हाइड्रोजन का 1/4 मोल बनेगा, यानी एसटीपी पर 5.6 लीटर हाइड्रोजन आपको प्राप्त होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा जरा कि भार में यहां से ज्ञात कर लेता हूं, तो भार निकालने का तरीका 1/6 गुणा अणुभार कितना 17, तो 17/6 ग्राम। कहने का मतलब सैंपल में NH3 का वास्तविक भार कितना है जी, 17/6 ग्राम सैंपल में NH3 का भार है। क्लियर है बात। अब देखना जरा कि आपको तो क्या बताना है, प्रतिशत शुद्धता आपको दे रखी है, नमूने का भार बताना है। तो भाई परसेंटेज प्योरिटी, देखो मैं इसको जो है वो अगले वाले पेज पर ही लेके चला जाता हूं। वही बात, परसेंटेज प्योरिटी कितनी करती है, 20% करनी है। और ऊपर यहां पर तो आ जाएगा क्या, नमूने का भार, नमूने का भार, और क्रियाकारक का वास्तविक भार कितना है, तो वो है 17/6 ग्राम। तो 17/6 और गुणा कर दो कितने से, 100 से, ये कैंसिल हुआ है ना, और जो है वो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा नमूने का भार। तो नमूने का भार आ गया कितना भैया, 17/170 हो गया ना, ये 170 और बटे 6 गुणा 2, यानी 170 डिवाइड बाई 12 ग्राम। टोटल सैंपल जो है वो इतने ग्राम का होगा, तब जाके जो है वो उसमें प्योर अमोनिया जो है वो कितना होगा, 17/6 ग्राम होगा, तब जाके जो वो एसटीपी पर कितना 5.6 लीटर CO2 प्राप्त होगा, या O2 जो भी दे रखा हाइड्रोजन गैस जो हो इतनी बनेगी। ठीक है, अब देखिएगा कि वैसे तो जो है ना 3 तरीके के सवाल यहां पर प्रतिशत शुद्धता से बनते हैं, और तीनों तरीके के सवाल मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं। ठीक है, एक और सवाल मैं दे देता हूं, देखिएगा जरा। मैंने आपको बोल दिया 60% शुद्ध यूरिया के नमूने में नाइट्रोजन की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है कि भैया 60% शुद्ध है, और इसमें जो आपको नाइट्रोजन की भार प्रतिशतता ज्ञात करनी है ना। यूरिया है, तो यूरिया क्या होता है, आपको पता है यूरिया होता है क्या, NH2CO NH2, ऐसा ही होता है। यूरिया कितना होता है, NH2CO NH2 होता है। अब आप समझो कि यहाँ यूरिया की भार प्रतिशतता कितनी है, तो भैया परसेंटेज यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का तरीका, टोटल अणुभार कितना है, 60 है। 60 में से यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया, 14 गुणा 2, और गुणा कर दिया कितने से, 100 से। ये हमारे पास जो कितना आएगा 3, यानी 140/3। इसको सॉल्व करो, 46 पॉइंट कितना आएगा जी, 66%। ठीक है, अब आप समझो कि अगर मेरे पास 100% शुद्ध यूरिया होता तो उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, इतना है। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं, 28/60 गुणा 100। ठीक है, कि भैया अगर मेरे पास 100% शुद्ध यूरिया होता तो हमारे पास उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती, 100% शुद्ध होता तो भैया नाइट्रोजन इतना % होता, बिल्कुल कंफर्म है, इतना ही % होता। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 100% शुद्ध यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता, तो ये कितनी है भैया, ये है अपने पास 2800 कर दूं, 2800/60%। ठीक है, तो 1% शुद्ध यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 2800/60 और डिवाइड बाय 100%। 1% शुद्ध अगर होगा तो उसमें इतना होगा, तो आप सोचो 60% शुद्ध यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 2800 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना 60, 60 से 60 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 28% आया। ये लो जी, इस तरीके से आपको वो डिपेंड करता है भाई, अलग अलग तरीके के सवाल बन सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ आपको जो हो हर एक तरीके का सवाल करवाने की, लेकिन फिर भी वो एग्जामिनर है, वो एग्जाम है, कैसा सवाल आता है इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन भैया हाँ, अगर आप यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, और कैसा ही सवाल आ जाए वो हम बहुत ही आसानी से फिर कर पाएंगे, है ना।
तो भैया ये है अपने पास इस तरह के सवाल जो है वो आपको प्रतिशत शुद्धता से पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं सवाल और कंसेप्ट दोनों आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और है भैया, उसकी बात हम कर लेते हैं, और वो है प्रतिशत लब्धि, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि, ठीक है भैया जी। देखो जरा कि लब्धि का मतलब क्या होता है ना, यील्ड इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं। अब लब्धि का मतलब होता है भैया गेन, कि कितना मिला उसको हम बोलते हैं लब्धि। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि यार आपका मान लो टेस्ट हुआ, मान लो 700 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है, 720 का टेस्ट हुआ, मान लो कोई भी कि नीट के जैसा ही पेपर होता है ना आपके माइनर का। तो 720 नंबर का आपका टेस्ट हुआ कोई, है ना। आपने गुणा भाग करे, ठीक है, नंबर जोड़े, माइनर के बाद चेक करते हो ना कि कौन कौन सा सही कितने गलत हुआ, आंसर की है आपके पास, चेक करते हो तो अच्छी बात है, नहीं है नहीं करते हो, पेपर की भोगले बना के साइड में फेंकते हो, तो भैया उसको चेक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि वास्तव में आपका जो पेपर करवाया जाता है वो भोगले बना के साइड में रखने के लिए नहीं बनाया जाता है, या वो पेपर जो करवाया जाता है ना वो उसको जो है वो फेंकने के लिए नहीं बनाया जाता है कि भाई पेपर आपने दे दिया, पेपर दे के जो है वो भूल गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस पेपर को, आपके जो माइनर का पेपर होता है, आपके टेस्ट का पेपर होता है, उस पेपर को आप एनालाइज किया करो जाके कि भाई आपसे कोई सवाल गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कारण है। और ये सोचा करो आगे भविष्य में अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आता है तो भैया वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। बस इसीलिए आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो पेपर इसीलिए आपका करवाया जाता है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि पेपर दे दिया और भोगले बना के साइड में फेंक दिया। वो भोगले बना के साइड में फेंकने के लिए नहीं होता है, ऐसे ही तो गलतियां सामने आती है कि भाई आपके पेपर इसीलिए तो करवाते कि गलतियां सामने आए। और वो गलती अगर सामने आ रही है तो उसको देखो, ध्यान से एनालाइज करो और ये सोचो कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो आपको अपने हर पेपर के बाद ये एनालाइज करना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन आपका क्यों गलत हुआ है। ऐसे ही इंप्रूवमेंट होता है। बोलते हैं ना सर नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक धीरे धीरे उस पेपर को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे ना, वो अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेपर करवाने का, पेपर देने का और जो है वो पेपर में प्रैक्टिस करने का आपका मोटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो वापस से आते हैं। 720 नंबर का आपका टेस्ट हुआ, आपने पेपर जोड़े, नंबर जोड़े, आपने सोचा कि यार 600 नंबर तो आ ही जाएंगे सर, ठीक है, किया प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, 600 नंबर तो आ ही जाएंगे। अब सोचो जरा कि आपने सोचा कितना, 600। अब जब रिजल्ट आया तो मान लो आपके नंबर आए 300। ऐसा कैसे, कुछ गड़बड़ हो गई, रिजल्ट छापने वाले ने गलती कर दी, ओएमआर चेक करने वाले ने गलती कर दी होगी, या तुमने ओएमआर भरने में गलती कर दी होगी, ठीक है, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो भैया आपके नंबर आपने जोड़े थे कितने, 600, लेकिन भैया जब निकल के आए नंबर तो जो है वो कितने जुड़े, 300 बने। यानी आपने जितना सोचा था उसका कितना परसेंट बना, तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर दो, जितना सोचा था उसका केवल 50% बना। इसका मतलब आपकी लब्धि कितनी है, 50%। आपने कितना गेन किया, 50% ही गेन किया है। ये होती है लब्धि। कि लब्धि का मतलब आपने कितना सोचा था। अगर मान लो आपने सोचा 600 और पूरे आ गए 600, ठीक है, तो भैया कितना प्रतिशत मिला आपको, 100% मिला ना। जितना आपने सोचा उतना पूरा मिल गया तो 100% मिला, तो लब्धि जो कितनी हो गई, 100% हो गई। अब इसी चीज को हम एक रिएक्शन में अप्लाई करते हैं। लब्धि का मतलब कितना मिला। मान लो ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, ठीक है। अब आप समझो कि यार रिएक्शन क्या कहती है, रिएक्शन ये कहती है इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 1, इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 1। तो रिएक्शन ये कहती है कि इसके 1 मोल से मेरे को इसका कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। रिएक्शन का ये कहना है कि मेरे को 1 मोल ए से 1 मोल बी मिलना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो है ना, कि भाई ये थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलना चाहिए। तो मान लो मैंने ए के 10 मोल लिए, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे भैया अभिक्रिया की रस समीकरण मिति की, है ना, कि रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री क्या होती है, उससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने जो पॉइंट स्टार्ट किया था वो था भैया परसेंटेज प्योरिटी का, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे, हिंदी में बोले तो प्रतिशत
शुद्धता। ठीक है, ये टॉपिक भैया हम बात कर रहे थे, प्रतिशत शुद्धता की बात हम पिछली क्लास में कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि कोई रिएक्शन जो होती है इसमें ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान ये बात रखनी है कि किसी रिएक्शन में केवल और केवल रिएक्टेंट का उतना ही पार्ट काम में आता है जो कि शुद्ध अवस्था में होता है। या किसी रिएक्शन, मान लो हमारे पास कोई सैंपल है किसी भी चीज का, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक सैंपल है, जैसे पिछली क्लास में हमने कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल की बात करी थी कि 100 ग्राम का सैंपल है। अब हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो Ca और क्या बनता है साथ में CO2, दो चीजें बनती है। 100 ग्राम का सैंपल है और 100 ग्राम में काम की चीज 10 ग्राम है, मान लो 100 ग्राम में 90 ग्राम कोई दूसरी चीज है, कचरा है, और केवल 10 ग्राम ही अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा वो केवल किससे बनेगा जी, वो केवल कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनेगा। ये बातें हमने लास्ट क्लास तक कर ली थी। तो प्रतिशत शुद्धता निकालने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, तो भैया ये तरीका अपने पास प्रतिशत शुद्धता है ना, ये निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है। नीचे तो हमारे पास क्या आता है जी, नीचे तो आता है नमूने का कुल भार। ये तो हमारे पास नीचे आता है कि भाई नमूने का कुल भार जो है ना, उसमें से क्रियाकारक का वास्तविक भार कितना है, ये क्रियाकारक का वास्तविक भार, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, गुणा कर दो भैया कितने से, 100 से। ये एक कंडीशन है, ये परसेंटेज प्योरिटी की कंडीशन, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले में आप देखो ध्यान से, टोटल कितनी चीजें हैं जी, 3 चीजें। 3 में कौन कौन सी, एक तो प्रतिशत शुद्धता, एक नमूने का भार, एक क्रियाकारक का वास्तविक भार। 3 में से भैया कोई भी 2 चीजें आपके पास होगी, तीसरी चीज जो कि अननोन है वो आपको पूछ सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था कि जिसमें परसेंटेज प्योरिटी आपको दी हुई थी और आपको जो प्रोडक्ट का मास वहां पर पूछा था। अब यहां से और कितने तरीके से क्वेश्चन सवाल आ सकते हैं, एक क्वेश्चन में और लेता हूं, देखिएगा जरा कि भैया यदि Al2O3 के एक 200 ग्राम के नमूने के विघटन से एसटीपी पर 1.12 लीटर O2 गैस प्राप्त होती है, तो नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिए। भैया जी ये हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। अब लेकिन यार परसेंटेज प्योरिटी बताने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों और का मतलब इन दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, एक तो क्रियाकारक का वास्तविक भार और दूसरी चीज क्या है भैया, नमूने का कुल भार। ये 2 चीजें होनी चाहिए। तो आप देखो इसमें 200 ग्राम का एक सैंपल आपको दे रखा है, कहने का मतलब नमूने का कुल भार तो दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए, क्रियाकारक का वास्तविक भार चाहिए। तो आप पहले रिएक्शन तो लिखो, क्योंकि भैया स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड सवाल है तो रिएक्शन तो आनी चाहिए। Al2O3 इसको गर्म करो, तो गर्म करूंगा तो भैया एक तो Al आएगा और साथ में क्या आएगा, O2 आएगा। O2 गैस है, एल्यूमिनियम क्या है जी, सॉलिड है। तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ 2 लगा देता हूँ, यहाँ 4 लगा देता हूँ और यहाँ पर जो कितना लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ। चेक करो जरा रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। अब देखिएगा जरा कि भाई आपको ये बोल रहा है कि क्या गिवन है। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन देखना, गिवन क्या है। गिवन है भैया जी इसका 1.12 लीटर। अब वही बात, कुछ भी दिया गया है चाहे कुछ भी पूछा है, सबसे पहले जो चीज अगर मोल में नहीं है, कोई भी चीज अगर मोल में नहीं है, तो आपका काम, मेरा काम, सबसे पहला काम यही होगा, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे जी, मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं। दिया गया एसटीपी पर आयतन डिवाइड कर दो इसको कितने से जी, 22.4 से। तो ये जो है वो हमारे पास के मोल आ गए कितने, 1/20 है ना, ये हो गया। अब देखो कि भाई मुझे क्रियाकारक का वास्तविक भार चाहिए, यानी मुझे ये चाहिए कि इस सैंपल में Al2O3 का वास्तव में कितना भार होगा। तो आप ये ज्ञात कर लो ना कि मुझे O2 के 1/20 मोल बनाने के लिए Al2O3 के कितने मोल चाहिए, तो कम से कम उतने मोल तो सैंपल में हो गए। तो वो रिलेशन जो मैंने आपको बताया था NaL2O3 कि Al2O3 के रिएक्टिंग मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना, 2। दूसरी तरफ भैया O2 के प्राप्त मोल डिवाइड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है जी, 3 है ना। तो O2 के कितने मोल बनाने हैं, मुझे तो 1/20 मोल बनाने हैं। तो अगर O2 का 1/20 मोल यहां रखूंगा तो Al2O3 के मोल कितने निकल के आएंगे भैया, 1/20 गुणा 3
और इधर से जो कितना चला जाएगा 2, तो इसके मोल आए जी कितने 1/30 मोल आ गए। कहने का मतलब वो जो भी जितना भी आपको मिक्सचर दे रखा है ना, जितना भी मिक्सचर दे रखा है उस मिक्सचर में Al2O3 का अगर मेरे पास 1/30 मोल होगा तब जाके O2 का 1/20 मोल बनेगा, तब जाके STP पर O2 का 1.12 लीटर बनेगा। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। तो ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब देखना जरा कि भाई आपको तो परसेंटेज प्योरिटी पूछी है, तो उस Al2O3 के नमूने में मैं काम करता हूं Al2O3 का भार निकाल लेता हूं। तो Al2O3 का भार, तो भैया 1/30 मोल आए, मोल गुणा इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो भैया इसका अणुभार कितना आता है, हमने देखा था कितना 102 होता है मेरे ख्याल से। तो 102 इसका अणुभार आ गया। कहने का मतलब 102/30 ये हमारे पास इतना ग्राम सैंपल में क्या होगा, सैंपल में इतना ग्राम Al2O3 का होगा। क्लियर है बात? चलो जी, है ना। अब मुझे तो प्रतिशत शुद्धता बतानी है नमूने की, तो प्रतिशत शुद्धता निकालने का तरीका, नमूने में Al2O3 का वास्तविक भार 102/30, नमूने का कुल भार कितना है जी 200 है, और गुणा कर दो इसको कितने से 100 से। ये कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये बिल्कुल 51 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो भैया ये हमारे पास आ जाएगा कितना 5.1 डिवाइड बाय कितना 3, और जो है वो सॉल्व कर लो इसको। यही जो है वो परसेंटेज प्योरिटी है अपने पास, सिंपल सा काम है, ठीक है ना। एग्जैक्टली जो कितनी बार कैंसिल होता है 51, तो 1.7 बार जो है वो कितनी बार जाएगा, 1.7% आ जाएगा ना, 1.7%, खत्म बात, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे भैया जी, किसी भी परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करोगे। और देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन और किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा आसान सा काम है भैया, इसमें कुछ ज्यादा आपको सोचना विचारना नहीं है, ठीक है। देखना कि जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। NH3 के एक नमूने के या एक, ये आपको दे दिया भैया 20% शुद्ध नमूने के विघटन से STP पर, ठीक है, ये आपको दे दिया 5.6 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, तो नमूने का कुल भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक और सवाल है, सिंपल सा काम है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते आए हैं। इस बार देखो मैंने कहा ना कि हमारे पास इस फॉर्मूले में टोटल चीज़ें कितनी हैं, 3 चीज़ें हैं। 3 में से जो कोई भी 2 चीज़ें आपके पास होगी, तीसरी चीज़ आपको पूछेगा। इस बार नमूने का कुल भार पूछा है, आपको शुद्धता दे रखी है, क्रियाकारक का वास्तविक भार डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे कि अभी इस सवाल में हमने किया था। तो पहले तो NH3 का जो है वो विघटन हम करवाते हैं। तो भैया NH3 का विघटन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, 2NH3 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 3H2 गैस प्लस N2 गैस। इस तरीके से NH3 का हम विघटन करवाएंगे। क्या चीज़ गिवन है तो वो देखो जरा कि क्या दिया गया है आपको। दिया गया क्या है भैया, इसका 5.6 लीटर आपको दिया गया है। एक काम करता हूँ मैं इसके मोल निकाल लेता हूँ। वही बात कि हम तो कोई भी बात करते हैं तो वो मोल से ही करते हैं। तो मुझे हाइड्रोजन के कितने मोल प्राप्त करने हैं जी, 1/4 मोल प्राप्त करने हैं। मैं ये चेक कर लेता हूँ हाइड्रोजन का 1/4 मोल बनाने के लिए अमोनिया का जो है वो कितना मोल हमें चाहिए। तो इसका 1/4 मोल बनाने के लिए मुझे इसका मोल चाहिए, देखो NNH3 डिवाइड बाय कितना 2, NH2 डिवाइड बाय कितना 3, कि अमोनिया के रिएक्टिंग मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक बराबर हाइड्रोजन के प्राप्त मोल बटा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 3। तो अमोनिया के रिएक्टिंग मोल मुझे निकालने हैं कि कितने मोल से, मुझे इसके बनाने कितने हैं जी, 1/4 बनाने गुणा 3 और ये 2, तो इसके आ गए 1/6। कहने का मतलब सैंपल में, उस नमूने में NH3 के मोल कम से कम कितने होने चाहिए, 1/6 मोल होने चाहिए। अगर नमूने में NH3 के 1/6 मोल होंगे तब जाके हाइड्रोजन का 1/4 मोल बनेगा, यानी STP पर 5.6 लीटर हाइड्रोजन आपको प्राप्त होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा जरा कि भार में यहां से ज्ञात कर लेता हूं। तो भार निकालने का तरीका 1/6 गुणा अणुभार कितना 17, तो 17/6 ग्राम। कहने का मतलब सैंपल में NH3 का वास्तविक भार कितना है जी, 17/6 ग्राम सैंपल में NH3 का भार है।
क्लियर है बात। अब देखना जरा कि आपको तो क्या बताना है, प्रतिशत शुद्धता आपको दे रखी है, नमूने का भार बताना है। तो भाई परसेंटेज प्योरिटी, देखो मैं इसको जो है वो अगले वाले पेज पर ही लेके चला जाता हूं। वही बात, परसेंटेज प्योरिटी कितनी करती है, 20% करनी है। और ऊपर यहां पर तो आ जाएगा क्या, नमूने का भार, नमूने का भार। और क्रियाकारक का वास्तविक भार कितना है, तो वो है 17/6 ग्राम। तो 17/6 और गुणा कर दो कितने से, 100 से। ये कैंसिल हुआ है ना, और जो है वो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा नमूने का भार। तो नमूने का भार आ गया कितना भैया, 17/170 हो गया ना, ये 170 और बटे 6 गुणा 2, यानी 170 डिवाइड बाई 12 ग्राम। टोटल सैंपल जो है वो इतने ग्राम का होगा, तब जाके जो है वो उसमें प्योर अमोनिया जो है वो कितना होगा, 17/6 ग्राम होगा। तब जाके जो वो एसटीपी पर कितना, 5.6 लीटर CO2 प्राप्त होगा, या O2 जो भी दे रखा हाइड्रोजन गैस जो हो इतनी बनेगी। ठीक है, अब देखिएगा कि वैसे तो जो है ना 3 तरीके के सवाल यहां पर प्रतिशत शुद्धता से बनते हैं, और तीनों तरीके के सवाल मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं। ठीक है, एक और सवाल मैं दे देता हूं, देखिएगा जरा। मैंने आपको बोल दिया 60% शुद्ध यूरिया के नमूने में नाइट्रोजन की भार प्रतिशतता, भार। अब देखो इसमें जो अगला पॉइंट है, ठीक है ना, क्वेश्चन हम लेंगे थोड़ा सा, एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ते हैं, उसके बाद में जो है वो हम सारे कंसेप्ट एक साथ मिक्स करके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट जो है ना, वैसे तो स्टोइकियोमेट्री में इतने ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जो अगला पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी कई बार क्वेश्चन जो है वो सवाल पूछ लेता है। और पॉइंट है भैया क्रमागत अभिक्रिया का, है ना, सिक्वेंशियल रिएक्शन का, है ना। और सिक्वेंशियल रिएक्शन के साथ आपको जैसे प्रतिशत लब्धि दे दी, आपको प्रतिशत शुद्धता दे दी, इस तरह के सवाल कई बार पूछ सकता है। तो अगला पॉइंट अपना यही है भैया, क्रमागत अभिक्रियाएं। क्रमागत अभिक्रियाएं, देखो जी क्या है ये पॉइंट, क्या है क्रमागत अभिक्रिया का, सिक्वेंशियल रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। सिक्वेंशियल रिएक्शन, है ना भैया, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक क्रम से होती है ना। तो एक क्रम से होने वाली अभिक्रियाएं जो है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रमागत अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे भैया जी कंडीशन ऐसी है, ए कन्वर्ट हो गया भैया बी में, फिर बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो गया, फिर सी जो है वो डी में कन्वर्ट हो गया, फिर डी जो है वो ई में कन्वर्ट हो गया। अब ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो एक क्रम से हो रही है। आप सोचो कि अगर इस रिएक्शन में बी नहीं बनता तो क्या दूसरी रिएक्शन होती, क्या नहीं होती ना। और दूसरी रिएक्शन नहीं होती तो तीसरी नहीं होती, ना ही चौथी होती। तो यहां पर अगर एक रिएक्शन डिस्टर्ब होती है तो हम बोलते हैं बाकी सारी रिएक्शन या बनने वाला उत्पाद जो है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। और इन रिएक्शंस में क्या होता है ना कि एक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद दूसरे अभिक्रिया में क्रियाकारक की तरह काम करता है। कहने का मतलब यहां पर हम ये मानेंगे कि इस रिएक्शन में, पहली रिएक्शन में जितना भी बी प्राप्त हुआ, मान लो यहां पर इसका जो 10 मोल प्राप्त हुआ आपको, कि जितना भी बी प्राप्त हुआ उतना सारा का सारा जो बी है ना वो कहां काम में आएगा, वो दूसरी रिएक्शन में काम में आएगा। कहने का मतलब इस रिएक्शन की शुरुआत कहां से होगी, अब 10 मोल बी से शुरुआत होगी। इस रिएक्शन में जितना भी सी बना वो सारा का सारा यहां काम में आएगा, इस रिएक्शन में जितना भी डी बना वो सारा का सारा यहां काम में आएगा। और भैया इसी से हम क्या करेंगे, ई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पूछी है वो हम ज्ञात करेंगे। यहां क्या होता है ना, कंडीशन ऐसी आती है कि आपको ए के बारे में इंफॉर्मेशन देकर ई के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, या फिर उल्टा कर सकता है कि आपको ई के बारे में इंफॉर्मेशन देकर किसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, ए के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेगा। ये कंडीशन हो सकती है कि ए के बारे में सबसे ऊपर वाले के बारे में देखे सबसे नीचे वाले के बारे में पूछ लेगा, या इसके बारे में देखे आपको इसके बारे में जानकारी पूछ सकता है। ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट या छोटी सी कंडीशन है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो जो ध्यान में रखना है वो यही है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में किसी एक रिएक्शन में, किसी एक अभिक्रिया में बना उत्पाद दूसरी अभिक्रिया के लिए
क्रियाकारक की भांति कार्य करता है। ठीक है, कि भाई किसी एक अभिक्रिया में बना उत्पाद जो दूसरी अभिक्रिया है ना उसमें क्रियाकारक की भांति कार्य करता है, कि कंडीशन ऐसी होगी क्रमागत अभिक्रिया या सीक्वेंशियल रिएक्शन में। ठीक, अब आप समझो जरा कि सवाल जब आता है तो कैसे आता है। देखो, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जिस तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक वो ही काम करना। आपको उसी सीक्वेंस को, उसी पैटर्न को लगातार क्या करना है, फॉलो करना है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर लेता हूं और क्वेश्चन से ही हम इसको समझते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। देखिएगा कि आपको ये रिएक्शन दे दी, अभिक्रिया 2A इज कन्वर्टिंग इनटू 3B, फिर आपको दे दिया भैया B इज कन्वर्टिंग इनटू 2C, फिर आपको दे दिया 3C इज कन्वर्टिंग इनटू 2D। ये हमारे पास एक क्रमागत अभिक्रियाओं का एक क्रम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोला है कि भैया दी गई क्रमागत अभिक्रियाएं यदि A के, ठीक है, जो A है ना, यदि A के 10 मोल से प्रारंभ होती है, 10 मोल से प्रारंभ होती है, ठीक है, तो अब देखो जी कि रिएक्शन जो A के कितने मोल से स्टार्ट हो गई, 10 मोल से स्टार्ट हो गई, तो अभिक्रिया के अंत में, ठीक है, जो आपको दे रखा है D के कितने मोल प्राप्त होंगे, कितने मोल प्राप्त होंगे, ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भाई आपको जो है ना ये रिएक्शन सीक्वेंस दे दी, और इस रिएक्शन सीक्वेंस में A के हमने जो इनिशियली कितने 10 मोल से हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, तो 10 मोल से रिएक्शन स्टार्ट करके आपको फाइनली पूछा है कि D के कितने मोल बनेंगे। तो मैं काम ये करता हूं भैया, हमारे पास कंडीशन ये है, रिएक्शन आई 2A इज कन्वर्टिंग इनटू 3B, फिर रिएक्शन है भैया B इज कन्वर्टिंग इनटू 2C, फिर रिएक्शन है भैया 3C इज कन्वर्टिंग इनटू 2D। क्या चीज गिवन है, तो गिवन ये है भैया इसका कितना मोल है जी, 10 मोल है ना, इसका कितना है 0। हम क्या करेंगे, जैसे ही इस तरीके का सवाल आता है, आपको डी के पूछा है ना, हाँ बिल्कुल, जैसे इस तरीके का सवाल आता है तो आपको क्या करना है, दो रिएक्शंस के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है आपको उसको कैच करना है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि पहली और दूसरी रिएक्शन में कॉमन क्या है, तो भैया यहां पर कॉमन कौन है, बी कॉमन है। और वही बात कि एक रिएक्शन में बना हुआ उत्पाद दूसरे रिएक्शन में किसकी तरह काम करेगा, क्रियाकारक की तरह काम करेगा। तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे यहां जितना भी बी बना है वो सारा का सारा यहां काम में लेंगे। फिर दूसरी और तीसरी रिएक्शन में कॉमन क्या है, कॉमन है भैया सी, दोनों में कॉमन है। तो हम ये मानेंगे कि दूसरी रिएक्शन में जितना सी बना वो सारा का सारा पहली रिएक्शन में काम करेगा, है ना। तो हम यहां पर सबसे पहले ए से बी पर जाएंगे, फिर बी से सी पर जाएंगे, फिर सी से कहां पहुंचेंगे, डी पर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको डी के बारे में इंफॉर्मेशन देके ए के बारे में पूछ सकता है, सवाल ये भी आ सकता है, सिंपल सा काम है। अब देखिएगा जरा कि करना क्या है। तो भाई आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो चीज कॉमन है ना, दो रिएक्शन कॉमन टू कॉमन जंप करना है कि ए से बी पर, फिर बी कॉमन है तो बी से सी कैलकुलेट करो, है ना, फिर सी से डी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले वही बात, मैं रिलेशन इस रिएक्शन के लिए लिख लेता हूं, क्या, रिएक्टिंग मोल ऑफ ए, है ना, कि ए के क्रियाकारी मोल बटे इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है 2, ये बराबर होगा किसके भैया, बी के क्रियाकारी मोल बटे इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है 3, ऐसा ही होगा। ठीक है जी, ए के क्रियाकारी मोल कितने हैं मुझे बताओ, 10 डिवाइड बाय 2, एन बी बाई कितना 3, तो एन बी का मान आ गया अपने पास कितना 15। कहने का मतलब पहली रिएक्शन से आपको बी के कितने मोल मिलेंगे जी, पहली रिएक्शन से बी के आपको 15 मोल मिलेंगे। और अब दूसरी रिएक्शन जो स्टार्ट करूंगा मैं, बी के कितने मोल से स्टार्ट करूंगा, बी के 15 मोल से मैं दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करूंगा। क्लियर है बात। अब देखो मैं वही काम करूंगा, वापस से बी से सी पर जाऊंगा कि सी के कितने बनेंगे। तो मैं क्या रिलेशन लिखूंगा, एन बी अपॉन 1 एन सी बाय 2, कि बी के क्रियाकारी मोल बट्टा रस समीकरण मितीय गुणांक 1, सी के प्राप्त मोल बट्टा रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 2, यही करेंगे। चलो जी, बी के कितने मोल काम में लेने, 15 मोल काम में लेने मुझे, तो एन सी आ गए कितने 30, ठीक है, 30 मोल आ गए भैया अपने पास सी के। कहने का मतलब
ये जो रिएक्शन है ना, इसमें इसके कितने मोल बनेंगे, इसके 30 मोल बनेंगे। और ये 30 के 30 मोल मैं कहाँ काम में ले लेता हूँ, तीसरी रिएक्शन में काम में ले लेता हूँ। तो अब मैं ये मान के चलूंगा हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है जो कि C के 30 मोल से स्टार्ट हो रही है। अब इसके 30 से इसके कितने बनेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो अगेन रिलेशन काम में ले लो, C की क्रियाकारी मोल बट्टा रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 3, ये बराबर होगा भैया D के बनने वाले मोल बट्टा रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 2, ऐसा ही होगा। तो यहां पर जो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा भैया 30/3 बराबर ND/2। तो यहां से ND की वैल्यू आ गई कितनी 20 मोल। ये लो जी, यही अपना आंसर है कि भैया फाइनली इस रिएक्शन सीक्वेंस में अगर आप इसके 10 मोल से स्टार्ट करते हो तो फाइनल रिएक्शन में D का कितना प्राप्त होगा, फाइनल रिएक्शन में D का जो है वो आपको 20 मोल प्राप्त होगा। यही काम करना, बहुत आसान सा सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उल्टा भी हो सकता है, ये भी दे सकता है भैया डी के बारे में इंफॉर्मेशन देके आपको ए के बारे में पूछ ले, तो भी यही काम करना है। देखो जरा इस पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन भी करेंगे। आपको ये दे रखा है, दिए गए या दी गई क्रमागत अभिक्रियाओं में, है ना। आपको जैसे एक रिएक्शन दे दी 2x + y इज कन्वर्टिंग इनटू 3b + 2c। दूसरी रिएक्शन आपको दे दी भैया 3c + 2d इज कन्वर्टिंग इनटू m + 2n। तीसरी रिएक्शन आपको दे दी भैया 3m इज कन्वर्टिंग इनटू 3z + 4k। इस तरीके से जो 3-4 आपको रिएक्शन देती, ठीक है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कि भाई 2 क्रियाकारक हो, 2 उत्पाद हो, 2 से ज्यादा क्रियाकारक हो, 2 से ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 है कि 2 है, ये हमें देखना भी नहीं है। कंसेप्ट ये है कि आपको कॉमन टू कॉमन जंप करना है ना, कि 2 रिएक्शन के बीच में जो कॉमन है आपको वो पकड़ना है। जैसे मैं ये बोल दूं कि भैया दी गई क्रमागत अभिक्रियाओं में यदि K के 20 मोल प्राप्त करने हो तो प्रारंभ में X के कितने मोल लेने होंगे, है ना। तो भैया देखो जरा, आप ऐसा काम करो कि भाई X के बारे में जानकारी पूछिए, इसके बारे में जानकारी आपको दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो जो कॉमन टू कॉमन जंप करना है, और काम ये होगा, देखिएगा सिंपल सा काम है। रिएक्शन सीक्वेंस ये है 2x + y इज कन्वर्टिंग इनटू 3b + 2c। दूसरी रिएक्शन ये है 3c + 2d इज कन्वर्टिंग इनटू m + 2n। तीसरी रिएक्शन ये है जी 3m इज कन्वर्टिंग इनटू 3z + 4k। ये हमारे पास कंडीशन है, ओके, है ना। अब देखना कि यार 2 क्रियाकारक दे रखे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन तो केवल एक के बारे में ही पूछी है। तो वही बात है, 2 या 2 से ज्यादा क्रियाकारक हो, इंफॉर्मेशन केवल एक के बारे में, तो आप सिंपल सा फर्स्ट केस या सेकंड केस से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या चीज गिवन है भैया, मुझे इसके कितने बनाने हैं। अच्छा पहले तो कॉमन क्या है, मैंने कहा ना कॉमन टू कॉमन जंप करो। तो भैया देखो सबसे पहले तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है कि मैं K से क्या चेक करूंगा भैया, M कैलकुलेट करूंगा, कि मुझे अगर K का 20 बनाना है तो M के कितने लेने पड़ेंगे। फिर दूसरा भैया यहां जितना भी M आया होगा वो कहां से आया होगा, वो सेकंड रिएक्शन से आया होगा। तो इसका मतलब है कि यहां जितना भी M है वो सारा यहां पर बनेगा। और भैया फिर मैं ये चेक कर लूंगा कि M से जो है वो, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में C, तो M से C कितना जो है वो चाहिए, मतलब मुझे इतना M बनाने के लिए C कितना चाहिए। और यहां जितना भी C होगा वो कहां से आया होगा, इस रिएक्शन से आया होगा। तो भैया ये जो C बना है ये कहां से आया होगा, ये X से आया होगा। तो इस तरीके से हम कॉमन टू कॉमन जंप करते हुए वापस से X तक पहुंचेंगे। देखिएगा मैं क्या लिखूंगा, मैं यूं लिखूंगा पहली रिएक्शन में कि भैया यहां पर जो है ना M के जो M है इसके क्रियाकारी मोल बटे रस समीकरण मितीय गुणांक 3, K के प्राप्त मोल बटे रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 4, ये काम करेंगे। तो भैया इसके क्रियाकारी मोल मुझे चाहिए, इसके कितने बनाने हैं, इसके आपको 20 बनाने हैं। तो भाई NK की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ये 20 और कितना आ जाएगा 15। कहने का मतलब ये है कि भाई यहां पर अगर इसका 15 मोल होगा
तो अब जाके जो के का कितना बनेगा, 20 बनेगा। अब आप सोचो कि इसका 15 मोल कहां से आया, इसका 15 मोल इस रिएक्शन से आया। तो इस रिएक्शन में इसका 15 मोल बनाने के लिए मैं ये चेक कर देता हूं मुझे सी का कितना चाहिए। तो वापस से ये रिलेशन लगा लें, क्या बोलूंगा, सी के क्रियाकारी मोल बट्टा रस समीकरण मितीय गुणांक 3, और ये क्या आएगा, एम के प्राप्त मोल बट्टा रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 1। तो इसका 15 मुझे बनाना है, तो एन सी कितना होना चाहिए, 15 × 3 = 45। कहने का मतलब यहां अगर इसका 45 मोल होगा तब जाके एम का कितना बनेगा, 15 बनेगा। ठीक, फिर भैया ये 45 मोल कहां से आया, पहली रिएक्शन से आया। तो पहली रिएक्शन से आया तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, इसका मुझे 45 मोल चाहिए। तो ये 45 बनाने के लिए इसका कितना होना चाहिए, अगेन रिलेशन लगा देता हूं कि ए के क्रियाकारी मोल बट्टे रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 2 बराबर सी के प्राप्त मोल बट्टे रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 2। तो एन ए की वैल्यू आ गई कितनी, 45। यही हमारा आंसर है कि भैया यहां पर अगर इसका 45 मोल होगा, ठीक है, ए नहीं है ये एक्स है भैया, ठीक है ना, ये ए नहीं है ये एक्स है, एक्स, ठीक है। देखो जी, तो यहाँ पर ये क्या है, एन एक्स, और ये क्या है भैया अपने पास एन एक्स। तो आप देखो कि मेरे पास एन एक्स की वैल्यू निकल के आ गई फाइनली 45 की। इसका 45 होगा तो सी का 45 बनेगा, सारा का सारा 45 हमने यहाँ काम में ले लिया, तो इसके 45 से इसका 15 बनेगा, सारा का सारा 15 हमने यहाँ काम में ले लिया, तो इसके 15 से तब जाके इसका कितना बनेगा, 20 मोल बनेगा। ये होती है भैया क्रमागत अभिक्रिया। आसान सा सिंपल सा काम है। कई बार यही क्रमागत अभिक्रिया जो है ना, इसी चीज़ को आपको एक आप बोल सकते हो कि भैया रिएक्शन के या लैंग्वेज के फॉर्म में दे देता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल है, देखिएगा आसान सा काम है भाई। क्वेश्चन ऐसा है, 100 kg CaC2, नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। हमारे पास क्या है, 100 kg कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाया गया, ठीक है। फिर आपको ये बोला है कि यहां से उत्सर्जित गैस को रक्त तप्त लोहे की नलिका में से गुजारा गया, ठीक है भैया। यहां से जो भी गैस बनती है, अभी बात करेंगे क्या रिएक्शन होती, में से गुजारा गया, तो अंतिम अभिक्रिया द्वारा प्राप्त द्रव की ग्राम में मात्रा, या ग्राम में नहीं किलोग्राम में, कि केजी में मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सवाल है। अब देखना जरा, सवाल तो बहुत ही आसान सा है, लेकिन आसान सा तभी है जब आपको ये रिएक्शन आती है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाया, क्या रिएक्शन होगी। अगर आप 11वीं के स्टूडेंट हैं तो शायद हो सकता है आपको अभी ये नहीं पता हो, इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी हो, लेकिन भैया आप 12th के स्टूडेंट है या फिर ड्रॉपर है या आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो CaC2 को अगर हम क्या करते हैं जी, पानी में मिलाते हैं, तो यहाँ पर एक गैस बनती है जी C2H2, एसिटिलीन, ठीक है, ये एसिटिलीन गैस होती है। और जो C2H2 है ना, अच्छा साथ में जो है वो और भी कुछ बनेगा, है ना, तो साथ में जो है वो आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करोगे CaOH2 में, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीके से रिएक्शन होगी। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल हम करेंगे तो अभिक्रिया अपनी संतुलित होनी चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ। चेक करते हैं बैलेंस, कार्बन 2 हो गए, कार्बन 2 हो गए, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। फिर हाइड्रोजन चेक करते हैं, 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हो गई बैलेंस, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि इस रिएक्शन से आपको जो भी गैस मिली, गैस कौन सी है भैया, ये एसिटिलीन है। तो इस एसिटिलीन को C2H2 को आपने क्या किया है, रक्त तप्त Fe नलिका में से आपने इसको गुजारा, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन आपकी,
ऑर्गेनिक में आती है ना। और होता क्या है, तो भैया यहाँ पर जो वो 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल काम में आते हैं और तीनों को जो है वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बेंजीन में। कहने का मतलब जो लिक्विड बनता है ना वो यहाँ पर क्या होता है जी, C6H6 होता है। ये रिएक्शन होती है। आपको सर ये तो हमें आती नहीं भैया, एक बार ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, अगर नहीं पढ़ी है तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, अगर पढ़ी हुई है तो पता होनी चाहिए, नहीं पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसको जो है ये ऐसे मान लो कि ये एक रिएक्शन होती है अपने पास। चलो जी अब चेक करते हैं कि आपको क्या दिया है। वही बात कि क्या करना आपको, सबसे पहले जो है ना बेंजीन का लिक्विड, बेंजीन जो लिक्विड बना है इसका मास निकालने के लिए जो चीज कॉमन है, कॉमन टू कॉमन जंप करना है। मैं वही काम करने जा रहा हूं। देखिएगा पहली और दूसरी में कॉमन कौन है, यही है। तो मैं काम करता हूं, ये चेक कर लेता हूं कि कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन का कितना बनेगा, है ना। और फिर एसिटिलीन से जो हम कहां पर पहुंचेंगे, बेंजीन पर। लेकिन हम कोई भी कैलकुलेशन कभी भी डायरेक्टली द्रव्यमान के साथ नहीं करते हैं, हमें तो हर कैलकुलेशन किससे करनी होती है जी, मोल से करनी होती है। तो क्योंकि हर कैलकुलेशन मोल से करते हैं, यहां रिलेशन क्या लिखूंगा, क्या गिवन है आपको भैया, इसका गिवन है 100 kg, तो ग्राम में बदलना पड़ेगा, 10 की घात 3 कर दूं, है ना। तो 10 की घात 3 करूंगा तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास कितना, 10 की घात 5 ग्राम। क्लियर है बात। मोल में निकाल लेता हूं, तो मोल निकालने का तरीका क्या रहेगा, 10 की घात 5 दिया गया भार बटे अणुभार। इसका अणुभार कितना, कैल्शियम का कितना हो जाएगा अपने पास 40, 40 और 24 कितना 64, तो इसका मोल हमारे पास आ गया 10 की घात 5 डिवाइड बाय कितना 64। फिर देखो जी इस तरफ मैं चेक कर लेता हूं इसके कितने बनेंगे। तो क्या रिलेशन कहता है, रिलेशन ये कहता है इसके क्रियाकारी मोल, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1, इसके बनने वाले मोल, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक भी कितना 1। तो मेरे पास C2H2 के प्राप्त मोल कितने आ गए जी, इसके मोल आ गए 10 की घात 5 डिवाइड बाय 64। ये लो जी C2H2 के मुझे इतने मोल जो है वो प्राप्त होंगे। क्लियर है बात। चलो ये सारे के सारे मोल हम यहां पर काम में ले लेते हैं, कितने आएंगे 10 की घात 5 डिवाइड बाय 64। ठीक है, ये इतने मोल आ गए कि पहली रिएक्शन से C2H2 के जितने भी मोल मिले सारे सेकंड रिएक्शन में ले आए। अब यहां पर क्या होगा, यहां हमारे पास रिलेशन ये है NC2H2 डिवाइड बाय 3 NC6H6 डिवाइड बाय 1। इसके क्रियाकारी मोल बट्टा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक, इसके प्राप्त मोल बट्टा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक। तो मेरे पास यहां से NC6H6 ये निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की घात 5 डिवाइड बाय कितना 64। ठीक है, ये रख दिया वैल्यू और इंटू 3। ये लो जी बेंजीन के इतने मोल जो है वो आपको मिलेंगे। अब मोल को द्रव्यमान में बदलना है तो भैया इसके मास, है ना, तो मोलर मास से इसको गुणा कर दो। मोलर मास बेंजीन का होता है जी 78 या 64 इंटू कितना 3। अब ये ग्राम में आया है तो नीचे 10 की घात 3 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया 7800 डिवाइड बाय 192 और ये आएगा किसमें, केजी में। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से सीक्वेंशियल रिएक्शन या क्रमागत अभिक्रियाओं में आपको एक लैंग्वेज के फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है, दो रिएक्शंस को जोड़ के, वो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करना। कंसेप्ट ध्यान में है तो भैया किसी भी तरीके का सवाल हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कई बार इसी सीक्वेंशियल रिएक्शन में आपको क्या करेगा भैया, एक केस डाल के दे देगा प्रतिशत लब्धि का, कि प्रतिशत लब्धि भी साथ में दे दी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और मैं यहां पर लेता हूं, एक केस लेता हूं। क्वेश्चन ऐसा है, रिएक्शन दे दी 2A प्लस B इज कन्वर्टिंग इनटू 3X प्लस Y। आपको दे दिया लब्धि 20% लब्धि है इस रिएक्शन की। चलो जी ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है, 20% लब्धि है। कहने का मतलब जितना आप सोचोगे उतना नहीं बनेगा, उसका केवल कितना बनेगा जी 20% बनेगा। दूसरी हमारे पास एक कोई रिएक्शन है 2X, है ना, इज कन्वर्टिंग इनटू 3M प्लस N। 50% लब्धि दे दी इस रिएक्शन की कि जितना आप सोचोगे उतना नहीं बनेगा, उसका केवल कितना बनेगा 50% ही बनेगा। तीसरी रिएक्शन है अपने पास, जैसे दे दी 2M इज कन्वर्टिंग इनटू 3Z। ठीक है, और इसकी लब्धि दे दी 100%। कहने का मतलब जितना आप सोचोगे उतना ही बनेगा। अब क्या दे रखा, आपको क्या बोल रखा है भैया, आपको बोल ये रखा है कि भाई यदि अभिक्रिया अनुक्रम A के 10 मोल से प्रारंभ होता है तो अंत में Z के कितने मोल प्राप्त होंगे।
ठीक है, तो भैया ये कंडीशन है अपने पास। देखो जी कि भाई 3 रिएक्शन अपने पास है ना, और वही बात हम तो जैसा काम करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। 2a प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू 3x प्लस क्या y। इसके लिए 20% लब्धि दे रखी है। चलो जी, इसका कितना, देखो जो चीज कॉमन है ना उसको हम देखेंगे। पहली और दूसरी में कॉमन है x, मैं काम करता हूं इससे चेक कर लेता हूं x कितना बनेगा पहले। तो इसके मेरे पास 10 मोल है, तो मैं चेक करता हूं बनने कितने चाहिए, और बनने चाहिए वो चीज हम कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकल मोल चेक कर लेता हूं है ना। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टिंग मोल ऑफ ए डिवाइड बाय 2, बनने वाले मोल ऑफ एक्स डिवाइड बाय 3। इसके 10 मोल, तो एन एक्स आना चाहिए कितना, 15। ये तो है भैया जी अपेक्षिक मोल है ना, सैद्धांतिक मोल, ये तो है सैद्धांतिक मोल, सैद्धांतिक। ठीक है, इतने बनने चाहिए थे, लेकिन इतने तो तब बनते जब लब्धि कितनी होती जी, लब्धि पूरी होती 100%। लेकिन लब्धि 20% है, तो जितना सोचा है उतना नहीं बनेगा, उसका केवल 20% बनेगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा एन एक्स का वास्तविक मान, एन एक्स वास्तविक है ना, तो वास्तविक कितना बनेगा, जितना सोचा उसका 20%, 15 का 20% ही वास्तव में बनेगा। और 15 का 20% जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 3 ही बनेगा भैया। जितना सोचा उतना नहीं बनेगा, 20% ही बनेगा, 3 ही बनेगा। कहने का मतलब अब मैं नीचे वाली रिएक्शन में x के कितने मोल काम में लूंगा, मैं 15 काम में नहीं लूंगा, मैं 3 काम में लूंगा। ठीक है ना, देखो दोनों को मिक्स कर दिया ना, दो कंसेप्ट को एक साथ मिक्स कर दिया। 2x इज कन्वर्टिंग इनटू 3m प्लस n। इसकी लब्धि कितनी है, 50% है, 50%। इसके मोल कितने हैं, 3 मोल है। मैं कहां से क्या कैलकुलेट करूंगा, दूसरी और तीसरी में कॉमन कौन है, m, मैं m कैलकुलेट करूंगा। चेक करते हैं, तो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है एन एक्स बाय 2 या आता है एन एम बाय 3 है ना। इसके 3 है तो एन एम कितना आएगा, 9/2। लेकिन ये तो क्या है जी, ये तो वही बात सैद्धांतिक मोल है, सैद्धांतिक है। इतना तो तब बनता जब लब्धि कितनी होती, 100% होती। इतना तो तब बनता जब लब्धि 100% होती। लब्धि क्योंकि 50% है तो इतना नहीं बनेगा। एन एम वास्तविक कि भैया इसका 50% ही बनेगा, 9/2 का 50%। कहने का मतलब कितना, 9/4 ही बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं अगली रिएक्शन में इसका कितना काम में लूं, 9/4 ही मैं अगली रिएक्शन में इसका काम में लूंगा। समझे बात को, चलो जी है ना। अब एक काम करते हैं, फिर जो है वो हम बाकी का और भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब m से क्या बनेगा, z बनेगा, तो चेक कर लेते हैं कितना बनना चाहिए। तो अब रिएक्शन है जी 2m इज कन्वर्टिंग इनटू क्या, 3z। तो रिलेशन अब 100% लब्धि है, तो कहने का मतलब जितना सोचोगे उतना ही बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन में m का कितना काम में लोगे, 9/4 मोल आप m का काम में लोगे, और इसका 9/4 मोल यहां काम में आएगा। तो रिलेशन क्या कहता है, nm डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा क्या, nz डिवाइड बाय कितना, 3 है ना। तो इसके रिएक्टिंग मोल कितने हैं, 9/4। तो सॉल्व कर लेते हैं अब कितना आता है ये, है ना। तो nz की वैल्यू, nz की वैल्यू आ गई भैया जी 9/4 गुणा 2 और ये 3, 27 बाय कितना, 8। यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसकी लब्धि तो 100%। अगर मान लो इसकी लब्धि भी मैंने 80% या 10% दे दी, तो जितना आपने सोच रखा है इतना नहीं बनेगा, इसका केवल जितनी लब्धि दे रखी है उतना ही % बनेगा, है ना। तो इस तरीके का सवाल भी यहां से पूछा जा सकता है। आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और मैं क्वेश्चन यहां पर डाल देता हूं, देखिएगा एक और दिमाग में आ रहा है। कई बार जो है ना इस तरीके का सवाल भी दे देता है, प्रतिशत लब्धि में शायद हमने नहीं किया था। रिएक्शन है जी 2a इज कन्वर्टिंग इनटू 3b, 10% लब्धि। ठीक है, एक मैंने आपको दे दिया b इज कन्वर्टिंग इनटू 2c, ये दे दिया 20% लब्धि। अब आपको ये बोल दिया कि अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया अनुक्रम द्वारा C के, देखो आपको हो सकता है कि भाई कई बार भार दे दे, है ना, अणुओं की संख्या, आपको आयतन दे दे, वो मोल में कन्वर्ट करके बाद में सॉल्व करना है, इसलिए हम सारे सवाल मोल से ही कर रहे हैं। C के जैसे मान लो 20 मोल प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए A के आवश्यक मोल, आवश्यक मोल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो कंडीशन ऐसी है कि भाई 2a इज कन्वर्टिंग इनटू 3b, है ना, ये 10% लब्धि है। ठीक, दूसरा
भैया कंडीशन ऐसी है कि B इज कन्वर्टिंग इनटू 2C, इसकी लब्धि है कितनी 20%। क्या रिएक्शन है? B इज कन्वर्टिंग इनटू 2C, यह है 20% लब्धि। सवाल ऐसा है अपना, है ना। अब आप समझना जरा कि जो पहली रिएक्शन है इसमें मैं क्या करूं कि भाई मान लो, देखो एक तो कंडीशन ये है कि A से B पे जाओ, फिर B से C पर जाओ और C के कितने 20 बना लो, 20 मोल बना लो, है ना। दूसरा ये है कि C से पहले B पर आओ, फिर B से A पर जाओ। तो दूसरा जो तरीका ना, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, उस पर ज्यादा सोचना पड़ेगा। हमने ये कर रखा है कि लब्धि का मतलब होता है जितना आप सोचोगे उतना नहीं बनेगा, उसका केवल 20% ही, या जितनी लब्धि उतना % ही बनेगा। तो मैं काम कर लेता हूं, मान लो शुरू में इसके हमने x मोल लिए और मुझे इसके लास्ट में कितने बनाने हैं जी? 20 बनाने ना। तो देखो क्या करेंगे, मैं चेक कर लेता हूं इसके x से इसके कितने बनने चाहिए। मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टिंग मोल ऑफ A डिवाइड बाय 2, बनने वाले मोल ऑफ B डिवाइड बाय कितना 3। इसके x मोल रिएक्ट करवाऊंगा तो NB का मान कितना आना चाहिए 3x बाय 2। लेकिन ये तो क्या है जी, ये तो क्या है, ये तो मेरे पास सैद्धांतिक मोल है, सैद्धांतिक मोल, ये तो सैद्धांतिक मोल है। इतने तो तब बनते जब लब्धि कितनी होती, जब लब्धि 100% होती। अब जितना आपने सोच रखा उसका केवल कितना बनेगा 10% बनेगा। तो मैं बोलूंगा NB वास्तविक, वास्तविक मोल कितने बनेंगे? तो भैया 3x/2 का 10% ही बनेगा। कहने का मतलब हमारे पास 3x/20 इतने वास्तविक मोल बनेंगे अगर जो हो लब्धि 10%। आपको x का मान ही तो निकालना है ना कि प्रारंभ में कितना लेंगे, है ना। तो चलो जी, अब ये सारे के सारे हम यहां ले आते हैं। कहने का मतलब एक ऐसी रिएक्शन हो गई जिसमें मेरे पास B के मोल कितने हैं, B के 3x/20 मोल है और इतने मोल से मुझे रिएक्शन अपनी स्टार्ट करनी है। चलो जी, अब C के मोल निकाल लेते हैं। देखो जरा वही बात, NB डिवाइड बाई 1 NC डिवाइड बाई 2, इसके कितने मोल रिएक्शन करवाऊंगा 3x/20 मोल रिएक्शन करवाऊंगा। तो इसके बनने कितने चाहिए? तो भैया NC बराबर 3x/2। लेकिन इतने तो बनने चाहिए, ये तो सैद्धांतिक मोल है, सैद्धांतिक मोल कि इतने तो बनने चाहिए थे। कब बनने चाहिए थे? जब लब्धि 100% होती तो इतने बनते। लब्धि कितनी है 20%, तो इतना नहीं बनेगा, इसका 20% ही बनेगा। तो मैं बोलूंगा NC वास्तविक, वास्तविक। तो भैया इसका 20%, 3x/2 का 20, और ये क्या आ गया परसेंट आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो कितना 3x/10 ही इसके बनेंगे। और आपको दे रखा है रिएक्शन में कि C के कितने बनने चाहिए 20, इसका मतलब वास्तविक मोलों की संख्या 20 है। तो मैं यहां से क्या कर दूंगा 3x/10 इज इक्वल टू कितना 20। खत्म क्वेश्चन। तो x बराबर हमारे पास आ गया कितना 200/3। कहने का मतलब कितना आ जाएगा 66.66 के प्रारंभ में। अगर इसके 66.66 मोल लोगे तो 10% लब्धि के साथ B के जो इतने मोल प्राप्त होंगे, फिर सारे के सारे यहां काम में ले लिए तो 20% लब्धि के साथ फाइनली C के कितने मोल प्राप्त होंगे 20 मोल प्राप्त हो जाएंगे। ये है भैया अपने पास मोल कंसेप्ट में जो स्टोइकोमेट्री वाला पोर्शन है, वो सारी चीजें जो हो, वो सारी चीजें हमने अच्छे से देखी है। और भैया अब अगली क्लास में एक छोटा सा पॉइंट है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, है ना, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। जनरली नीट में POAC से क्वेश्चन नहीं आते, जेई के बच्चों के लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में हम उसकी बात करेंगे। फिर हम धीरे धीरे एक छोटा सा टॉपिक है ईडियोमेट्री, वो कवर करके स्टोइकोमेट्री को निपटा के सांद्रता इकाइयों की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी। और भैया अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करो अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो इस साल नीट और जेई की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो यहां से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़े, खूब बढ़े। थैंक यू।